बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सपहर 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और आज की स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हवाले से जो मालूमात है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की उस हेयरिंग से जो दफा 370 पर काफी वक्त से चल रही है, और इस पैरवी के दौरान जहां 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है, वहीं पर पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की नजरें सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर इस सारी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। और जहां कल सज्जाद गनी लोन यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो वकील है उनकी जानब से अपना नुक्ते नजर या अपना आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबरी बेंच के सामने रखी गई, वहीं पर आज हिंदुस्तान के मारूफ वकील, मारूफ कानूनदान एडवोकेट दुष्यंत देव ने अपना नुक्ते नजर सुप्रीम कोर्ट के सामने 370 के दिफा के लिए रखी है। और आज जब शुरुआत हुई तो पहले ही दुष्यंत देव ने कहा कि आप रियासत के लोगों का ताकुब करते हैं कि वो आपको तस्लीम करें, और वो ऐसा करते हैं लेकिन फिर शराइत की खिलाफ वर्जी की जाती है। इस दौरान जस्टिस गवाई ने यहां से रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि लेकिन महाराजा कुछ शराइत रखना चाहते थे। देव ने कहा हाँ, ये तारीखी सियाक व सबाक है, लेकिन महाराजा ने कुछ शराइत भी रखी थी और इस बात का एहतराम करने के लिए कि आर्टिकल 370 था और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती है। जस्टिस गवाई फिर से आए और उन्होंने कहा कि इसलिए मिस्टर सिब्बल ने भी दलाइल दी कि आर्टिकल 370 ने मुस्तकिल किरदार हासिल कर लिया है। यहां से मारूफ वकील दुष्यंत देव ने कहा कि सदर अकेला आईन साज असेंबली की करारदाद पर अमल कर सकता है। इस मजमून ने अपनी जिंदगी गुजारी है और अपना मकसद हासिल किया है। आर्टिकल 371 जिंदा है, क्योंकि अगर बाद में आईन में तरमीम की जाती और नए आर्टिकल जम्मू व कश्मीर पर लागू होते तो इस शिक को इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां तक आर्टिकल 373 का ताल्लुक है, सदर फंक्शनल ऑफशोर्स बन गए हैं। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने रिमार्क्स दिए और मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि अगर आईन साज असेंबली के खत्म होने के बाद 370 ने अपना मकसद पूरा कर दिया है, आईनी अहकामात 1957 के बाद क्यों लागू किए गए हैं? लेकिन हकीकत यह है कि 370 ने अपने मकसद को पूरा किया है। इसके बाद लागू होने वाले आईनी अहकामात से इनकार किया जाता है। चुनांचे आर्टिकल 370 बदस्तूर मौजूद रहा है, और अगर आपकी अर्जी दुरुस्त है शिक 3, तो फिर एक बार जब आईन साज असेंबली ने 1957 में अपना काम मुकम्मल कर लिया तो इसमें आईनी तरमीम बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये खुद आईनी अमल से छूटा है। आईनी तरमीम हुई और साल 2019 तक होती रही। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। उन्होंने फिर यह भी कहा, अगर आप कह रहे हैं कि 370 एक मौजूद है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 370(3) का वजूद खत्म हो गया है। या तो सब कुछ साथ रहता है या सब कुछ साथ साथ फना हो जाता है। यहां से मारूफ वकील देव ने कहा, मैं इक़्तिदार पर हूं, यह सिर्फ आईनी तरमीम से हो सकता था। एक बयान है कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 की वजह से हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, और ये बिल्कुल गलत है। यानी उनने यहाँ जो मुल्क के अंदर सियासत हो रही है उसको यहाँ पर जो एडवोकेट देव है उन्होंने यहाँ पर लाया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल एक बयानिया है, एक नैरेटिव खड़ा किया गया है कि दफा 370 से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से अलग है, और ये बिल्कुल गलत है। ये हमेशा से होता आया है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बयानी को मुस्तरद किया है। देव ने फिर कहा कि आईन साज असेंबली की बहसें ही जाहिर करती है कि मजमून को जारी रखना था, यानी आर्टिकल 370 को आर्टिकल 373 का इस्तेमाल करके मनसूख नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एस.के. कौल ने फिर से कहा, यह आईन के कानून में मौजूद है, कोई तनसीख नहीं है। देव ने जवाब दिया, नहीं, इसे हज़फ कर दिया गया है। जस्टिस कौल ने कहा, अब जैसा कि यह खड़ा है, आईन के तमाम दफात जम्मू कश्मीर पर लागू होंगी। चीफ जस्टिस यहां से आए और उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल 370 को मनसूख करने के हुकूमत के इरादे का अंदाजा लगाने के लिए अदालती जायजा चाहते हैं। जुडिशल रिव्यू आईन की खिलाफ वर्जी पर होगा। इसमें कोई शिक नहीं है कि अगर ऐसी खिलाफ वर्जी हुई तो ये अदालत मुदाखलत करेगी। लेकिन क्या आप हमसे कह रहे हैं कि वो अदालती तौर पर नजरसानी करने के फैसले पर नजरसानी करें? देव ने यहां से जवाब दिया, मैं आईन के साथ किए गए फ्रॉड पर हूं। इस मामले में ताकत का पार्लियामानी इस्तेमाल, ताकत के रंगीन इस्तेमाल का एक मुकम्मल केस था। यानी पार्लियामानी ताकत का आपने गलत, मेजॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है। ये
जो एडवोकेट देव है उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इसलिए किया गया था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली तहलील कर दी गई थी और इस तरह पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल था और आर्टिकल 356 के तहत सदर को इख्तियार हासिल था। आप तारीख को दोबारा नहीं लिख सकते। उन्होंने जज साहिबान से मुखातिब होकर कहा कि आप तारीख को दोबारा लिख नहीं सकते, खुसूसन आईनी तारीख 370(3) के तहत आर्टिकल 370 को मनसूख करने का कोई इख्तियार ही नहीं है। तनसीख का अमल आईन के साथ सरासर धोखा है। बीजेपी के मंशूर में उन्होंने मनसूखी का वादा किया था और इस अदालत ने फैसला दिया था कि यह मंशूर आईनी स्कीम और रूह के खिलाफ नहीं हो सकते। अब चूंकि आपकी पार्लियामेंट में अक्सरियत है, आपने ये किया और ये सब इसलिए किया कि आपने लोगों से कहा कि आपको वोट दें और आप इसे मनसूख कर देंगे। ये रंगीन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इस्तेमाल की गई ताकत को जाहिर करता है। सदर यानी उन्होंने कहा कि सदर एक रबर स्टैंप बन चुके हैं। अक्सरियत बोलनी चाहिए और अक्सरियत बोलती नहीं है। ये कोई आईनी ताकत नहीं है। ये जस्टिस देव ने अपने जो आर्गुमेंट्स है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए और इसी दौरान फिर लंच हुआ। लंच के बाद कुछ देर तक जो एडवोकेट दुष्यंत देव है उन्होंने फिर से जो अपना आर्गुमेंट रखा, लेकिन फिर उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स की जो दलाइल जो उनकी थी वो खत्म हुई और उसके बाद शेखर नफाड़े जो है एडवोकेट शेखर नफाड़े उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने दलाइल जो है वो रखे। Submit that Constituent Assembly of erstwhile State of Jammu and Kashmir did not in any manner deviate. Please see that report. Did not in any manner deviate from provisions of Constitution of India, which would be applicable to erstwhile State of Jammu and Kashmir. The Constitution of J&K adopted by this Constituent Assembly included Section 3, which unequivocally stated, State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of Union of India. Additionally, Section 5 stated, executive and legislative power of state extends to all matters except those with respect to which Parliament has power to make laws for state under provisions of the Constitution of India. There can be no doubt that. Do we really need to labor on the counter? We have to interpret the constitutional provision as it stands. How is this relevant? Your Lordships are right. I'm submitting that there are no reasons available in presidential exercise. मरकज में नेहरू के नाम से मंसूब जो म्यूजियम है उसका नाम बदल दिया गया और राहुल गांधी ने कहा कि जो जवाहरलाल नेहरू है उनके कर्म उनकी पहचान है, जो उनने काम किए हैं वो उसकी पहचान है। अब सरकार ने जो कुछ किया है उस पर उन्होंने खास नाराजगी का इजहार किया है और सरकार के इस फैसले की नुक्ताचीनी भी की है। लेकिन जम्मू कश्मीर के आते आते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से मंसूब SKICC का नाम हालांकि अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हटा दिया गया, हटाया गया, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से बयानात जारी किए गए तो उसमें शेर कश्मीर का नाम नहीं आ रहा है, बल्कि बाकी जो हिस्सा है इस कन्वोकेशन सेंटर का वो आ रहा है, यानी KICC के नाम से। तो इस तरह से अब दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सियासत इस पर लगातार जारी है। उमर अब्दुल्ला जो आज श्रीनगर के अंदर एक फंक्शन पर थे जहां पर कुछ दूसरी जमातों के कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया, तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने यहां मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और उन्होंने कहा कि इमारतों से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम हटा सकते हैं ये, लेकिन दिलों से उनका नाम हटाया नहीं जा सकता है। यानी मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से उमर अब्दुल्ला बराह रास्त मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि आप इमारतों से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम हटा सकते हैं, लेकिन दिलों से उनका नाम हटाया नहीं जा सकता है। सच को छुपाया नहीं जा सकता है और सच को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की चीफ जस्टिस ने बयान किया है। और उनने ये भी कहा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला किस स्टेचर के लीडर थे, किस कद के लीडर थे। आज नहीं तो कल दूसरी हुकूमत आएगी और इन इदारों के साथ शेख अब्दुल्ला का नाम फिर जुड़ेगा। ये बड़े चैलेंज के साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिर जुड़ेगा ये नाम, लेकिन याद रखना कि शेख अब्दुल्ला का नाम हटाने वाले खुद हटेंगे, उन्हें कोई याद नहीं करेगा, उनका नाम तक यहां नहीं रहेगा। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। उमर अब्दुल्ला ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 पर जो दलाइल वकला की जानब से दी जा रही हैं उस पर भी अपना नुक्ते नजर रखा और
गुलाम नबी आज़ाद से मुतल्लिक उनसे सवाल पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पहले हिंदू धर्म ही था, मुसलमान बाद में आ गए। तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज़ाद को किसको खुश करने के लिए ऐसा बोलना पड़ा, मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं। आप इमारतों से उनका नाम हटा सकते हो, दिलों से मिटा नहीं सकते हो, सच आप छुपा नहीं सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही उस सच को लोगों के सामने दोबारा जिंदा किया। हटाइए आप बिल्डिंग से, आज हटाओगे कल दूसरी हुकूमत आएगी, वो वापस लगाएंगे। लेकिन ये याद रखना, शेर कश्मीर का नाम हटेगा नहीं, उसके नाम को यहां से हटाने वाले जो हैं वो यहां से चले जाएंगे, उनको कोई याद नहीं करेगा, उनका नाम तक यहां रहेगा नहीं, लेकिन शेर कश्मीर का नाम जो है यहां के लोगों के दिलों पे छाया रहेगा। जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी, बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए और उनका जो वहां पे उनकी जो परफॉर्मेंस रही सब ने उसकी सराहना की और अभी भी मामला चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे जज हजरात हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाएंगे। अभी काफ़ी लंबा चलेगा लेकिन हम इंतज़ार में हैं। आज़ाद साहब का एक स्टेटमेंट आया कि हिंदू मुस्लिम को लेकर कि पहले यहाँ सब हिंदू थे। आज़ाद साहब ने क्या कहा? पहले यहाँ पे सारे हिंदू थे तो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ना, अब मैं उसमें कह नहीं सकता, ये तो आपको आज़ाद साहब से कहना होगा। आज़ाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के अंदर एसएसबी की जानिब से जो अलग अलग तरह के इम्तिहानात, जो रिक्रूटमेंट जारी थी और उसमें एपटेक पहले से ही सुर्खियों के अंदर है और अभी भी एपटेक का तहकीकात जारी है। और रिसेंटली एक कौमी न्यूज़ इदारे के साथ जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद बात की और उन्होंने कहा कि अब एपटेक के बदले टीसीएस जो है इसकी बागडोर संभाल सकती है। हालांकि उन्होंने इशारा दिया था, ऑफिशियली अभी इसका कुछ जो है नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उससे मुतलिक जब उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी एपटेक जो है उसकी तहकीकात ही चल रही है, उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है कि अब इसे टीसीएस पे धकेल दिया गया है। और उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई भी रिक्रूटमेंट हो रही है और कैंसिल हो रही है। जनाब, इससे पहले भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही थी, साफ और शिफाफियत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। आप ऐसा करें कि जो पुराना निज़ाम है उसी को लाइए और उसी के तहत, ट्रांसपेरेंसी के तहत काम करिए। देखा एसएसबी की जो कहानी चली, अभी एक स्टेटमेंट आया है एक डिजिटल चैनल को एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया है कि अभी टीसीएस आएगा, टीसीएस विल डू द एग्जाम। अभी तक जनाब आपने जितने भी लाए वो फेल हुए। एपटेक पे इंक्वायरी आपकी मुकम्मल हुई नहीं, कोई लिस्ट आपका बना नहीं, अब आप टीसीएस को इसमें घसीट रहे हो। अब क्या 2019 से पहले लिस्टें नहीं बनी? क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लिस्टें नहीं बनी? क्या उसमें लोग रिक्रूट नहीं हुए? मुख्तलिफ हुकूमतों ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट की है। आखिर ये क्या बात है कि इस हुकूमत से गवर्नर रूल में रिक्रूटमेंट ये कर नहीं पा रहे हैं? आपको टीसीएस लाने की जरूरत नहीं है। जो पुराना आपका तरीका रहा है एसएसबी का, जेके जो आपकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको मजबूत करिए, उसमें सही लोग लाइए। आप सही लोग उसमें बिठाओगे, काम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चल रही है दफा 370 से को लेकर जो आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, उस पर रूहुल्लाह जो कि जम्मू कश्मीर के साबिका वजीर भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 370 पर पेशी चल रही है। जिस तरह आईनी आर्गुमेंट्स वकला दे रहे हैं उससे वाज़ेह हो रहा है कि यहाँ कौन सी डाका जनी की गई थी। उम्मीद ही है कि अदलिया हक का साथ देगी। चल रही है इस वक्त, उस पर बात करना सही नहीं है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हकाइक है और जो आर्गुमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट्स इस वक्त वकला हजरात दे रहे हैं, जो लीगल आर्गुमेंट्स वकला हजरात दे रहे हैं, उससे एक बात वाज़ेह हो रही है कि ये किस तरह की डाका जनी की गई थी। उम्मीद है कि अदलिया जो है वो इंसाफ से काम ले, अदलिया इंसाफ के लिए ही है
हमारी उम्मीद भी अदलिया से लगी हुई है। तो इस वक्त इतना ही कहना चाहेंगे कि उम्मीद है कि जो हक है उसी की इंशाल्लाह कामयाबी हो। नाज़रीन, एक एसिड थ्रोइंग केस में 9 साल के बाद आज श्रीनगर की एक अदालत ने जो मुलवसिन थे उनके खिलाफ सज़ा सुनाई है और सज़ा जो है वो महफूज रखी है। दरअसल साल 2014 में नौशहरा श्रीनगर के अंदर जो लॉ कॉलेज है उसके बाहर 2 लड़कों ने एक खातून पर एसिड फेंका था। पुलिस ने फिर मामला दर्ज किया था और तहकीकात चली थी और आज 9 साल के बाद इस मामले की कोर्ट के अंदर जो पैरवी है वो इख्तिताम पजीर पहुंची है और माना जा रहा है कि कोर्ट ने सेक्शन 326 120B के तहत अपना जो फैसला है वो महफूज किया है। 2014 में एक स्टूडेंट थी नौशहरा लॉ कॉलेज की, उस पर एक मारुति कार से एसिड फेंका गया। इस पर और मारुति कार भाग गई। इस पर एक एफआईआर हुआ पुलिस स्टेशन नौशहरा में और लेटर ऑन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इसकी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त के एसएसपी मिस्टर रईस अहमद ने की। तो सिट टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई और चार्जशीट हुआ पेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन जज श्रीनगर। और उस वक्त में पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात था श्रीनगर में और आई कंडक्टेड द ट्रायल। और ट्रायल चलती चलती गई और इनके खिलाफ चार्ज लगा सेक्शन 326A और 120B IPC। तो चार्ज शीट के ये बाद इसमें 2 एक्यूज्ड है। एक का नाम है इरशाद अमीन जो राजबाग श्रीनगर का है, दूसरा है उमर नूर जो बेमिना का है। महबूब मुफ्ती PDP सदर जो कि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग्स की जो आज खुद मुशाहिदा कर रही हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर जब वो पहुंचे तो गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश कमाल ने मुतअद्दिद सवाल पूछे और उस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें इंसाफ जो है इसी इंसाफ के मंदिर से तलब है। और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती के हाथ में एक्सेशन की एक कॉपी भी थी, यानी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जिसे इल्हाक कहते हैं उसकी कॉपी भी थी। उन्होंने कहा कि यहीं से जम्मू कश्मीर का मसला पैदा हुआ है। कि ये जो है इंसाफ का मंदिर है। जब पार्लियामेंट में जहां से हम बहुत ही दुखी होके निकले हैं, जहां पर बीजेपी ने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सबवर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म किया। अब सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमारी इज़्ज़त नफ्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जिस तरह जम्मू कश्मीर को जो हमारे हुकूक थे, जो हमारा फ़ैसला हुआ था मुल्क के साथ, जो हमारा एक्सेशन हुआ था, उस एक्सेशन ये एक्सेशन की कॉपी है जी, ये है। आज गुलिस्तान न्यूज़ पर जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम देख रही है कि महबूबा मुफ्ती खुद पहुंची हैं और एक्सेशन कॉपी दिखा रही है। कॉपी है। इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहीं कोई गड़बड़ नहीं की। जो भी गड़बड़ हुई वो यहाँ से हुई और सबसे बड़ी गड़बड़ जो है 2019 5 अगस्त को हुई और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग जो पिछले 75 साल से 77 साल से इस मुल्क के साथ जो एक जद्दोजहद में जो भी होता था उसमें शामिल थे, मगर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोग इतने नाराज़ हैं, इतना दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि अब जम्मू कश्मीर को एक जेल में कन्वर्ट करना पड़ा इनको। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पूछना चाहिए कि अगर एक्सेशन हुआ जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ, तो उस एक्सेशन को किसने तोड़ा? जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं, उसको यहाँ की सरकार ने तोड़ा। नाज़रीन, बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की, जो साल 2017 में दरियाई जहलम से चलाने की बात कही गई थी और उस दौरान ये भी मकसद जताया गया था कि इस वाटर ट्रांसपोर्ट से जो ज़मीनी ट्रांसपोर्ट है उस पर काबू पाया जाए, यानी कमी लाई जाए। उस वक्त कुछ वक्त तक जो है क्रूज भी यहाँ पर चलाए गए। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से ये 2 क्रूज लाए गए थे। कुछ देर तक चले तो फिर बंद हुए। साल 2021 में न्यूजीलैंड से पैसेंजर बोट लाई गई, 2 करोड़ रुपए की कीमत थी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने इफ्तिताह किया, तो इफ्तिताह करने के बाद वो
पैसेंजर बोट फिर कभी दिखी नहीं, न कभी चली है। उसके बाद रेस्क्यू बोट लाए गए, हालांकि चला कोई नहीं, लेकिन रेस्क्यू बोट लाए गए। फ्लोटिंग जो डॉक्स है वो भी लाए गए ताइवान से, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ भी इनमें से चला नहीं है। अब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और सीएजी ने इस रिपोर्ट में कहा है कि दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने जो 6 करोड़ रुपए वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर हासिल किए हैं, उसका न सिर्फ गलत इस्तेमाल हुआ है, बल्कि इसका कोई भी बेनिफिट, 6 करोड़ रुपए का कोई भी बेनिफिट न जम्मू कश्मीर के अवाम को गया है और न ही सरकार को इसका कोई फायदा है। इंतजामिया ने फैसला लिया है कि अब एक बार फिर से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको रिवाइव किया जाएगा और लजन से लेकर छतरबल तक अब क्रूजेस चलेंगे, जिसमें आम लोग भी चल सकेंगे जिनको गाड़ियों में चढ़ना था, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन है वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त श्रीनगर में देखी जा रही है या उससे पहले भी देखी जा रही थी। तो उस कंडीशन को ईज करने के लिए फैसला लिया गया था कि अब आम लोग इन क्रूज में आएंगे और डाउन टाउन का जो इलाका है उनमें वो जा सकेंगे और उनको राहत भी होगी। लेकिन 2017 में कुछ दिनों के लिए क्रूजेस चले, लोग आए, लोग इनमें चढ़े और ये कई दिनों तक चलते रहे, लेकिन उसके बाद लगातार 2017 से लेकर आज तक ये सारे बोट जो डिफंक्ट है और यहाँ पीरजो आइलैंड के पास से पड़े हुए हैं और इनको अभी तक फंक्शनल नहीं बनाया गया। इसके साथ साथ 2021 में इसी की कड़ी में एक और प्रोजेक्ट लाया गया, न्यूजीलैंड से एक बोट लाई गई 2 करोड़ रुपए में, कहा गया कि हम एक बार फिर से ये वाटर ट्रांसपोर्ट को रिवाइव करेंगे और कहा गया कि यहाँ से लेकर बराबर छतरबल तक ये चलेंगी। और उस वक्त चीफ सेक्रेटरी को जम्मू कश्मीर के है, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी, उन्होंने खुद राइड ली थी, लेकिन उस राइड के बाद एक भी राइड कुलगाम इंतजामिया की जानब से आज एक मुहिम चलाई गई है और ये मुहिम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर जो है वो चलाई गई है, जहां पर 3 मेडिकल शॉप्स और उसके अलावा जो 6 तशखीसी मराकिज हैं, यानी जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उन्हें सरबे मुहर किया गया, उन्हें सील कर दिया गया है। इधर तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद ने बताया कि मायना के दौरान ये जांचने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है कि आया असल फार्मासिस्ट मौजूद यहाँ पर रहते हैं या नहीं, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में तजवीज़ करदा अद्वियात की फरोख्त की जा रही है और इसकी दुरुस्ती पर भी तवज्जो दी जा रही है। सेंटर्स हैं जैसे मेडिकल शॉप्स हैं या डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, इनको हमने चेक किया और हमने मौके पे ये पाया कि कहीं कहीं पे किसी सेंटर में कुछ जो टेक्नीशियंस हैं उनकी क्वालिफिकेशन या जिसके नाम पे सेंटर नाम पे है लेकिन वो खुद आदमी वहां नहीं है, उससे ये हमें खदशा हुआ कि खुदा न खास्ता अगर कोई किसी को परेशानी कल हुई तो हम पकड़ेंगे किसको, और जो रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें रजिस्टरिंग अथॉरिटी सीएमओ ऑफिस होता है। इस सिलसिले में हमने फिर मौके पे ही 5 जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं उनको सीज किया है, वो बंद है अभी, और इसके साथ साथ कुछ जो हमने फिर दवाई जो हमारे वहां पे मेडिसिन बेचते हैं उन शॉप्स का भी मुआयना किया। उस सिलसिले में भी हमने 3 शॉप्स जो मेडिसिन बेचते हैं इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको भी सीज किया। वो बस यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोगों से जो स्पेशली जो प्राइवेट लैब्स पे जाते हैं, आप पहले देखें कि वो लैब रजिस्टर्ड है, उसके जो वॉल है वहां पे जो उस पे सर्टिफिकेट है कि नहीं है, उसके साथ साथ जो वहां पे टेक्नीशियन है उसका कोई क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं है, या अगर इस सिलसिले में कोई भी कंप्लेंट लोगों की। तो नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।